बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन 6 सेमेस्टर उर्दू हमारा कोर्स है। कोर्स कोड 1115। असनाफ़े नज़्म का मुताला हम यूनिट पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हमने नज़्म की तमाम अक़साम के बारे में पढ़ा है जो कि बहुत मशहूर हैं, जिनमें नज़्म, गज़ल, मरसिया, कसीदा हम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा मौजू रुबाई और कता है। इसके अलावा उर्दू की अहम शेरी इस्तिलाहात के बारे में भी हम पढ़ेंगे। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज। आज के लेक्चर पर बात करने से पहले हम मकासदे तदरीस जान लेते हैं। आज के लेक्चर में रुबाई और कता की जामे अंदाज में वजाहत की जाएगी, नीज़ उनके अज्जा को तफसील के साथ अलग अलग बयान किया जाएगा। रुबाई और कता की शराइत से आगाह किया जाएगा। मशहूर शायरों के फ़न का भी जायज़ा लिया जाएगा। अहम इस्तिलाहात का भी तारुफ करवाया जाएगा। पिछली क्लासेस में हमने नज़्म, गज़ल, मरसिया और कसीदा के बारे में पढ़ा। नज़्म और गज़ल उर्दू शायरी की दो अहम अक़साम हैं। असनाफ़े नज़्म का मुख्तसर तारुफ हमारा यूनिट है। इस यूनिट के तहत हम शायरी की जो मशहूर अक़साम हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। शायरी के बारे में कुछ बातें आज के लेक्चर में जो करनी चाहिए जो ज़रूरी हैं वो ये है कि हम असनाफ़े नसर के बारे में भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, जो हमारा 3rd यूनिट था। उर्दू अदब के सरमाए को हम अपनी सहूलत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, या उर्दू अदब के सरमाए को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। उर्दू अदब के ज़ख़ीरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वो ज़ख़ीरे कौन कौन सी हैं? नज़्म और नसर, जो कि आपके कोर्स उर्दू में शामिल हैं। नसर और नज़्म में बुनियादी फ़र्क क्या है, या नज़्म और नसर की हम तारीफ़ कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी बड़े मशहूर नक़ाद हैं। वो कहते हैं कलामे मौज़ू नज़्म है, कलामे गैर मौज़ू नसर है। यहाँ मेरी मुराद मौज़ू है, मौज़ू से मुराद मुनासिब, अच्छा के हैं। तो कलामे मौज़ू जो है, जो मुनासिब है, अच्छा है, जो आपके कानों को भला महसूस होता है, उसे हम नज़्म कहते हैं। और जो गैर मुनासिब है, जिसके अंदर वज़न नहीं है, काफ़िया नहीं है, रदीफ़ नहीं है, मतला नहीं है, मक्ता नहीं है, कोई ख़ास मौज़ू नहीं है, कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, ख़ास पैटर्न नहीं है, ख़ास हैत नहीं है, तो उसे हम नसर कहते हैं। नज़्म की जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, उनमें सबसे पहले हमने गज़ल के बारे में पढ़ा था। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे अहम तरीन सिन्फ़े सुख़न है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि गज़ाल से मुश्तक़ है, जिसके मायने है औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना। गज़ल की कुछ शराइत हैं जो पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस की थी। सबसे पहली शर्त मतला है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं। गज़ल के अंदर काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल ज़रूरी है। रदीफ़ के बग़ैर गज़ल कही जा सकती है। जो गज़ल रदीफ़ के बग़ैर कही जाएगी उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहेंगे। काफ़िया गज़ल के अंदर शर्त है। काफ़िया वो अल्फाज हैं जो रदीफ़ से पहले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि रदीफ़ गज़ल के अंदर वो अल्फाज हैं जो हर शेर के अंदर जूं के तूं दोहराए जाएं। इसके अलावा गज़ल के अंदर मक्ता ज़रूरी चीज़ है। मक्ता काटने की जगह को कहते हैं। शायर
गज़ल के इख्तिताम पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। मक्ता कारी और शायर को एक दूसरे के करीब कर देता है। अगर शायर गज़ल के अंदर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है तो वो मक्ता कहलाएगा, अगर वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। तखल्लुस शायर का कलमी नाम होता है जो वो अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करता है। नज़्म के बारे में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, नज़्म की दो बुनियादी टाइप्स हैं, हैत और मौजू। मौजू के मुताबिक जो नज़्म की टाइप्स हैं उनमें हमद, नात, मरसिया, कसीदा और वासोख्त, रेख्ती, गीत, सहरा वगैरह शामिल हैं। जबकि हैत के अतबार से जो हैं उनमें आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, मोरा नज़्म, सोनेट, हाइकू, तराइले और कैंटो वगैरह शामिल हैं, जो नज़्म की स्ट्रक्चर के अतबार से डिफरेंट टाइप्स हैं। अब हम रुबाई के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम रुबाई और कता के बारे में पढ़ेंगे। रुबाई और कता की जामिया अंदाज में वजाहत करूंगी। इसके अलावा उनके अज्जा को तफसील के साथ अलग अलग बयान किया जाएगा। रुबाई और कता की शराइत से भी आगाह किया जाएगा। नीज़ मशहूर शायरों के फ़न से का भी जायज़ा लिया जाएगा और अहम शेरी इस्तिलाहात से भी आप लोगों को आगाह किया जाएगा। अब हम सबसे पहले रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। रुबाई का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का है। रुबाई का लफ्ज़ रबा से है जिसके मायनी चार वाले या चार के हैं, यानी रुबाई ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें मिसरों की तरतीब चार होती है। लुग़वी मायनी में रुबाई का मतलब चार वाली, चहारिया या चार मिसराई भी है। इस्तिलाही मायनी रुबाई ऐसी सिन्फ़े सुखन है जिसके चार मिसरे होते हैं और चारों मिसरों में एक मज़मून होता है। नूरुल लुगात के मुसन्निफ नूरुल हसन नैयर लिखते हैं, रुबाई चार मिसरों पर मुश्तमिल ऐसी नज़्म होती है जिसमें पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया का होना ज़रूरी है। इसे तराना भी कहते हैं, दो बीती भी कहते हैं, चार मिसराई भी कहते हैं और चहार बीती भी कहते हैं। मज़ामीन के एतबार से ये खुद कफील होती है। रुबाई के लिए मुख्तलिफ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि ये चार मिसरों पर मुश्तमिल होगी। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा लाजमन हम काफिया होंगे। अगर चारों मिसरों में काफिया हो, ऐसी रुबाई को मुर्रा रुबाई कहते हैं। रुबाई के पहले तीन मिसरे तीन सीढ़ियों की सी हैसियत रखते हैं जो कारी को बदतरीज एक ऐसी बुलंदी तक ले जाते हैं जहां चौथा मिसरा भरपूर जलवा दिखाता है। रुबाई का सेहरा ईरान के सर है, ईरानियों की इजाद है। गोया हम यूँ कह सकते हैं कि रुबाई फ़ारसी शोरा की इजाद है और उर्दू में फ़ारसी का सबसे पहला रुबाई गो शायर जो है वो रुदकी है। रुदकी को कहा जाता है। रुबाई के चौथे मिसरे को सलाम संदेलवी ने तीनों मिसरों का निचोड़, अमदाद अमाम असर ने तीन मिसरों का खुलासा और एहसन ने रुबाई की जान करार दिया है, जबकि उसके मुकाबले में ज़िया साहिब ने रुबाई का चौथा मिसरा हासिल रुबाई के नाम तजवीज़ किया है। अमीर अजीम आबादी ने रुबाई के चौथे मिसरों को कड़ी कमान का तीर करार दिया है। रुबाई के लिए ज़रूरी है कि तीनों मिसरे एक ही वज़न पर हों। रुबाई के चार मिसरे एक ही मजमून पर लिखे जाते हैं। गोया जो हम ये बहस कर रहे थे वो सारी बहस का लुबे लबाब ये है कि रुबाई के तीन मिसरों से ज़्यादा अहमियत उस चौथे मिसरे की होती है जिस पर शायर अपने पूरे मजमून को जो तीन मिसरों में उसने बयान किया था उसको ख़त्म करता है या उसका निचोड़ होता है। किसी ने कहा खड़ी कमान का तीर होता है, किसी ने कहा खलासा होता है, किसी ने कहा रुबाई की जान होता है, किसी ने कहा हासिल रुबाई होता है। गोया पीछे पहले तीन मिसरों में जो शायर मेहनत कोशिश रियाजत करता है उन तमाम का जो समर है या उन तमाम का जो असर है वो चौथे मिसरे में नजर आता है। रुबाई में इश्क व मोहब्बत, इखलाक व तसव्वुफ, दीन व दानिश, पंदो नसीहत, ज़ाती हालात, लोहे मातम, सियासत व माशरत, महबूब का सरापा, मनाजर फितरत वगैरह जैसे मौज़ूआत कलमबंद किए जाते हैं। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसके मुख्तलिफ शायर हैं। फ़ारसी में बाबा ताहिर, उमर ख़याम, फरीदुद्दीन अतार अहम रुबाई गो शायर हैं, जबकि उर्दू में कुली कुतुब शाह, सराज औरंगाबादी, वलीद अदनी, मीर दर्द,
रफ़ीउद्दीन सौदा, मीर तकी मीर, इंशाअल्लाह खान इंशा, मीर हसन, नज़ीर अकबर आबादी, इब्राहिम ज़ौक, असदुल्लाह खान गालिब, मोमिन खान मोमिन, मीर अनीस स्पेशली, मिर्ज़ा दबीर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अलामा इकबाल, अकबर अलाहाबादी, जोश मिली आबादी और फराक गोरखपुरी के नाम शामिल हैं। अब हम अगली अपनी सिंफ की तरफ आते हैं। अगली हमारी सिंफ है कता। कता के मायनी तोड़ने या काटने के हैं। बाज लुगत नवीसों ने कता पर जबर डाली है, बाज ने जीर। कता लुगवी मायनी टुकड़ा, काटने की, चीज या जुज के हैं। इस्तिलाही मायनी में ये एक शेरी सिंफ है जिसमें कवाफी की तरतीब गज़ल या कसीदे के मुताबिक होती है, यानी तमाम अशार के मिसरा सानी में शायर काफिया इस्तेमाल करता है। कता दो या दो से ज़्यादा एक ऐसे शेरी यूनिट को कहते हैं जिसका मजमून वाहिद होता है। कता की हैत बिल्कुल गज़ल की सी होती है। कता में कोई ख्याल या वाक़या मुसलसल बयान किया जाता है। अनवर जमाल कता के बारे में कहते हैं, मौज़ूई एतबार से गज़ल का हर शेर इनफरादी शान का हामिल होता है, ताहम कहीं कहीं दरमियान में दो या दो से ज़्यादा अशार भी ऐसे आ जाते हैं जिनका मजमून एक ही शेर में बयान होने की बजाय ज़्यादा शेरों का तकाजा करता है। ये कता कहलाता है। यूं कह सकते हैं कि कता गज़ल का हिस्सा है लेकिन अपनी अलग हैसियत रखता है। ये कोई अलग सिंफ नहीं है, ना इसकी हैत ज़्यादा इनफरादियत की हामिल है। गज़ल में मतला होता है, मतला के अलावा गज़ल के अशार पर कता का गुमान हो सकता है। कता में गज़ल की तरह रदीफ और काफिया की पाबंदी का ख्याल रखा जाता है। कता हर बहर में लिखा जा सकता है। ये कम से कम दो शेरों का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा की कैद नहीं। कता के लिए कोई ख़ास मौजू मुकर्रर नहीं। कता निगार हर तरह के बयानात, वाक़यात, नज़रिया, ख़यालात, जज्बात को नज़्म कर सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि मुकम्मल अकाई हो। कता में आमतौर पर रदीफ़ का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रदीफ़ मुसलसल गोई के रास्ते में रुकावट बन जाता है। कलीमुद्दीन अहमद कता के बारे में कहते हैं, मज़ामीन के एतबार से कता की दुनिया गज़ल की दुनिया से भी तंग है। मज़ामीन ज़्यादातर इखलाकी होते हैं और इसमें नसीहत मद्देनज़र होती है। दुनिया की बेसबाती, वक्त की नापायदारी और कनात की तलकीन वगैरह जैसे ख्यालात की तकरार होती है। हकीकत ये है कि कता के दामन में मदा, सताइश, तंज़ो मज़ाह, हकायात, इखलाको हिकमत सभी की गुंजाइश होती है और शायर इस गुंजाइश से फ़ायदा भी उठाता है। अच्छा कता में पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक मानवी इर्तका भी मिलता है, यानी बाकायदा इब्तदा, वस्त और ख़ात्मे का एहसास होता है। उर्दू के तमाम क्लासिकल शोरा ने कता लिखा है। मीर, सौदा, दर्द, गालिब, मोमिन के कता ज़्यादा अहम है। इकबाल ने भी तरकीबबंद हैत में कतात लिखे हैं जो कि बहुत अहम हैं, जिनमें से सरमाया मेहनत ख़ास अहमियत का हामिल है। फ़ारसी ज़ुबान में सादी अनवरी, उर्दू में हाली, शिबली, अकबर, ज़फ़र अली ख़ान, जोश, एहसान दानिश, फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी के नाम नुमायाँ हैं। कता का बाकायदा उन्वान भी रखा जा सकता है। कता के बुनियादी लवाजमात में बयान का तसलसल, मुनासिब इख्तिसार, बरजस्तगी, शोखी, जहानत, किसी हकीकत या दानिश का इबलाग, वसल के लिहाज से कता के मौज़ूआत में वैरायटी भी आ सकती है। कता में मतला की शर्त नहीं और ना ही अशार की पाबंदी होती है। इकबाल का एक कता पढ़ देती हूँ। बंदाए मजदूर को जाके मेरा पैगाम दे, बंदाए मजदूर को जाके मेरा पैगाम दे, खिजर का पैगाम क्या है, पैगामे कायनात है, तुझको खा गया सरमायादार हीलागर, शाखे आहूं पर रही सदियों तलक तेरी बारात, दस्ते दौलत आफरीन को मजदूरी यूं मिलती रही, दस्ते दौलत आफरीन को मजदूरी यूं मिलती रही, अहले सरवत जैसे देते हैं मजदूरों को ज़कात, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर मात।
ایک اور قطع ہے، رات کو بیٹھ کر لبے دریا، رات کو بیٹھ کر لبے دریا، دیکھنا آسمان کے تاروں کا، لوحے دل پر ابھار دیتا ہے نقش گزری ہوئی بہاروں کا۔ احمد ندیم قاسمی کا ہے۔ کنجی زنداں میں پڑا سوچتا ہوں، کنجی زنداں میں پڑا سوچتا ہوں، کتنا دلچسپ نظارہ ہوگا۔ کنجی زنداں میں پڑا سوچتا ہوں، کتنا دلچسپ نظارہ ہوگا۔ یہ سلاخوں میں چمکتا ہوا چاند، یہ سلاخوں میں چمکتا ہوا چاند تیرے آنگن میں بھی اترا ہوگا۔ ربائی کے اجزاء۔ ربائی کے اجزاء میں قافیہ، وزن، موضوع اور مصروں کا عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ قافیہ کی پابندی جو ہے وہ ربائی میں بہرحال ہوتی ہے، جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ ربائی ہمیشہ مخصوص وزن کے تحت کی کہی جاتی ہے، اور ربائی کے اندر عشق، محبت، اخلاق، تصوف، دین و دانش، پند و نصیحت، ذاتی حالات، لوح و ماتم، سیاست، معاشرت، معروف محبوب کی سراپا نگاری وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ربائی کے 3 مصرے علیحدہ موضوع کے تحت لکھے جاتے ہیں، جبکہ چوتھا مصرع جو ہے وہ پچھلے تینوں مصروں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ یا پہلے تینوں مصروں میں جو بات شاعر کرتا ہے اس بات کو اختتام تک پہنچانے کے لیے وہ چوتھا مصرع ترتیب کر دیتا ہے۔ چوتھا مصرع جو ہے وہ ربائی کا یا ربائی کے اس بند کا حاصل ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ تمام باتیں جو پہلے 3 مصروں میں کرتا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے وہ چوتھا مصرع ترتیب دیتا ہے۔ قطع کے موضوعات جو ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ قطع مختلف موضوعات پر کہا جاتا ہے، جن میں پند و نصیحت، عشق و محبت اور دنیاوی مسائل وغیرہ جو ہے وہ موضوع بنتے ہیں۔ لیکن قطع بہرحال موضوع جو بھی ہو لیکن ایک واحد مضمون کو سامنے رکھ کر لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اشعار کی تعداد کم ہوتی ہے۔ قطع میں اشعار کی تعداد مخصوص ہوتی ہے، کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 8 اشعار جو ہیں وہ قطع میں کہے جا سکتے ہیں۔ قافیہ کا استعمال بھی قطع کے اندر ضروری ہے۔ قطع البتہ ہر بحر میں لکھا جا سکتا ہے۔ قطع کو قطع صرف اس وجہ سے کہتے ہیں، ٹکڑا، جز یا کاٹنے کی چیز، کیونکہ یہ مختصر ہوتا ہے۔ اختصار قطع کی بنیادی اور اولین شرط ہے۔ اختصار اگر نہیں قطع میں ہوگا تو وہ غزل کہلائے گا، قطع نہیں کہلائے گا۔ قطع میں عام طور پر ردیف کا استعمال کم کیا جاتا ہے، لیکن اکثر قطعات میں ردیف بھی دیکھنے میں ملتی ہیں، کیونکہ ردیف مسلسل گوئی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور اکثر شاعروں نے قطع کے عنوان بھی تحریر کیے ہیں، جیسے اقبال کا سرمایہ مزدور بہت مشہور قطع ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اہم شعری اصطلاحات کی طرف۔ سب سے پہلے مطلع۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مطلع کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے لیے دونوں مصروں کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف نہیں ہوں گے تو وہ طلوع ہونے کی جگہ تو ضرور ہوں گے، لیکن وہ مطلع جو ہے وہ کارآمد نہیں کہلائے گا۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ مثنوی، قصیدہ اور غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلائے گا۔ جیسے دیوان غالب کا شعر ہے، پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرِ تصویر کا۔ مقطع لغوی معنی قطع کرنے کے ہیں، کاٹنے کے ہیں، قطع کرنے کے بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں بات کٹ جائے، ختم ہو جائے۔ غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ تخلص شاعر کے قلمی نام کو کہتے ہیں۔ میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز،
ایک جھونکا تھا خوشبو کے سفر پر نکلا۔ یہ احمد فراز کی غزل کا مقطع ہے، وہ غزل جس کا مطلع یہ ہے: میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا۔ اکثر شاعروں نے جو ہے وہ اپنا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ بعض شاعروں کے اصل نام ہی ان کے تخلص تھے، بعض شاعروں نے اپنے الگ سے کلمی نام جو ہے وہ اپنے تخلص کے طور پر استعمال کیے ہیں۔ مقطع میں تخلص جو ہے وہ قاری کو شاعر کو قاری کے قریب کر دیتا ہے۔ قافیہ: غزل کے ہر شعر میں ہم وزن الفاظ جو ردیف سے پہلے آتے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ غزل کی شرط ہے۔ قافیہ غزل کے اندر ہر شعر میں ہم وزن ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ پوری غزل میں ایک خاص تسلسل کے ساتھ آتے ہیں۔ قافیہ غزل کی شرط ہے، لیکن یہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ ردیف وہ الفاظ ہیں جو شعر میں قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ ردیف غزل کی شرط نہیں، تاہم غزل کو کہ یہ حسن کو ضرور بڑھاتی ہے، غزل میں ترنم اور موسیقیت کی فضا پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی غزل میں ردیف استعمال نہیں کی جاتی تو ایسی غزل کو ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ تلمیح کے معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ جب کلام میں کسی قصے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو تلمیح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دعا کرے کوئی، یہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ ذکر جب آتا ہے اس غیرت مریم کا فراز، ذکر جب آتا ہے اس غیرت مریم کا فراز، گھنٹیاں بجتی ہیں لفظوں کے کلیساؤں میں۔ داخلیت نظم اور نثر دونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ مصنف کے باطن کی پیشکش کو داخلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ داخلیت اردو شاعری اور نثر دونوں کی اصطلاح ہے۔ جب بھی شاعر اپنے کلام میں اپنے باطنی جذبات، کیفیات کو استعمال کرتا ہے تو اسے داخلیت کہتے ہیں۔ دبستان دہلی داخلیت کا پرچار کرتا ہوا ایک نمائندہ دبستان تھا۔ خارجیت میں نظم اور غزل دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ جب کوئی شاعر اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنے اسلوب کی مدد سے اس ماحول کا پرچار کرتا ہے تو وہ خارجیت کا استعمال کرتا ہے۔ ہر شاعر خارجی ماحول سے ضرور متاثر ہوتا ہے، وہ سانحہ پشاور ہو یا وہ 9/11 کا واقعہ ہو یا وہ 8 اکتوبر کا سانحہ ہو۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ خارجیت کی عمدہ مثال ہے۔ افاقیت سے مراد اصطلاح میں ایسے مضامین کو سپرد قلم کرنا ہے جو واہبی ہوں، جو تا ابد تک رہنے والے ہوں، جن میں مناظر فطرت، قدرت کا نمایاں نظام کائنات کے ساتھ وابستہ اور دیگر چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ادب پارے میں لوگوں اور قارئین کو متاثر کرنے کی صلاحیت کا نام جو ہے وہ افاقیت ہے، اور افاقی مضامین ہر دور میں اہم سمجھے جاتے ہیں، ان کو زوال نہیں آتا اور یہ ہر دور میں زندہ رہتے ہیں۔ آمد اور آبود: آمد سے مراد اردو شاعری میں وہ اصطلاح ہے جس میں شاعر بغیر کسی تجربے، تجزیے، محنت اور کوشش سے اپنے خیالات کو تخلیقی سطح پر قلم بند کرتا ہے۔ ان خیالات میں کسی قسم کا الجھاؤ یا سوچ بچار کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ اشعار جو بے ساختہ زبان یا قلم سے ٹپک پڑے وہ آمد کے تحت ہوتے ہیں۔ غالب اور اقبال آمد کے بہترین شاعر تھے۔ آبود ایک ایسی شعری اصطلاح کا نام ہے جس کے تحت شاعر محبت کے جذبات ہوں یا عشق یا مضامین ہوں، بغیر کسی محنت اور کوشش اور ریاضت سے اپنے خارج کے ماحول سے مختلف مضامین کو اسلوب کی مدد سے قاری تک پہنچاتا ہے۔ اس کا تعلق الہام سے نہیں بلکہ اکتساب سے ہوتا ہے اور نہ ہی یہ خودآراد ہوتی ہیں۔ یہ محنت اور غور و فکر کے بعد شاعر کو اس کا ملکہ عطا ہوتا ہے۔ آمد کی متضاد اصطلاح ہے۔ آمد کے تحت شاعر واہبی طور پر جو ہے وہ اپنے مضامین کو قلم بند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کیے جاتے ہیں، جبکہ آورد میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور غور و فکر سے مضامین
को उसलूब की मदद से या ज़ुबान बयान की मदद से दूसरों तक पहुंचाता है। आज के लेक्चर में हमारा जो है उर्दू कोर्स 1115 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने 4 यूनिट्स के बारे में पढ़ा। पहले यूनिट में हमने मुख्तलिफ शायरों और अदीबों का तारुफ पढ़ा। उसके अलावा ज़ुबान की इब्तिदा और आगाज़ इर्तिका के हवाले से चीज़ों को देखा। दूसरे यूनिट में हमने ग्रामर के बारे में चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म नहव और इल्म सर्फ के बारे में पढ़ा। तीसरे यूनिट में हमने असनाफ़े नज़्म के बारे में पढ़ा। असनाफ़े नज़्म में हमने दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, सवाने उमरी, आबिती, सफ़रनामा और खाका के बारे में पढ़ा। जबकि आखिरी यूनिट जिसके बारे में आज भी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने नज़्म की मुख्तलिफ टाइप्स, जो कि नज़्म, गज़ल, मरसिया, कसीदा, कता और रुबाई के बारे में पढ़ा और कुछ अहम और मारूफ शेरी इस्तिलाहात का आपको तारुफ करवाया गया। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। इसके अलावा अगर आप लेक्चर्स के अलावा मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहें इन मौज़ूआत पर, तो असनाफ़े अदब अबुल इजाज़ हफ़ीज़ सिद्दीकी की मशहूर किताब है। इसके अलावा असनाफ़े नज़्म व नसर इशफ़ाक़ अहमद बरक की किताब है। असनाफ़े अदब रफ़ीउद्दीन हाशमी की एक गरा कदर किताब है। निगारिस्तान मुंसिफ़ खान साहब की किताब है। इससे भी रहनुमाई मिल सकती है आपको। और अबुल इजाज़ हफ़ीज़ सिद्दीकी की एक और किताब है किशाफ़े तनकीदी इस्तिलाहात। इसकी मदद से भी आप उर्दू की असनाफ़ और उर्दू की शेरी इस्तिलाहात के बारे में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और किताब अनवर जमाल की अदबी इस्तिलाहात हैं, वो भी इस्तिलाहात से रिलेटेड है। इससे भी आप लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।